नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम पढ़ रहे थे अभी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमारे पास चला होता पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच का हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे अपना नाउन। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अभी कॉमन पोजेसन और स्प्लिट पोजेसन के बारे में। थोड़ा मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, देन हम अब आगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे भी। कॉमन पोजेसन मैंने आपको बताया था कि भाई उसके अंदर जो एफर्स्ट एस है भी, ठीक है ना, दोनों के लिए हम एक का ही यूज कर लेते हैं भी, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। और जो पर्सन होते हैं वो आपको दो या दो से अधिक मिल सकते हैं, तो उन सभी के लिए एक एफर्स्ट एस का यूज करते थे कॉमन पोजेसन में। बट जो स्प्लिट पोजेसन था, स्प्लिट पोजेसन में मैंने आपको बोला था भी अलग अलग पर्सन के लिए हम अलग अलग से एफर्स्ट एस का यूज करते हैं, ठीक है ना। यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगी भी। अभी हम नाउन में अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं अभी, कहाँ पे हम एफर्स्ट एस का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ होती है हमारे पास रेज्ड कॉमा, यानी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डालता हूँ, ये रहेगा आपका एफर्स्ट एस वीएस यानी वर्सेस रेज्ड कॉमा। इन दोनों में हमको क्या करना है, डिफरेंस करना है कि भाई कहाँ पे हम रेज्ड कॉमा का यूज़ करें और कहाँ पे हम एफर्स्ट एस का यूज़ करें। अब यहाँ पे देखिए भाई, इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या है भी, किसी भी एग्जाम्पल की सेंस चेक करनी पड़ेगी भी। उसकी सेंस चेक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई हमको वहाँ पे एफर्स्ट एस का यूज़ करना है, या फिर वहाँ पे जो एफर्स्ट एस दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, या फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ एफर्स्ट एस आने का तो कोई मतलब नहीं है। यानी आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर अपनी खुद की सेंस डेवलप करनी है भी। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, यानी एक से दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, इनसे आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा पहला एग्जाम्पल, मोहन, यहाँ पे है एफर्स्ट एस, बुक्स वर ऑन द टेबल, वर ऑन द टेबल। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिए लिखा, देन मैं यहाँ सेकंड एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने। मैंने लिखा इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प देम, माई ड्यूटी टू हेल्प देम। अब देखिए इन दोनों को समझते हैं अभी। अब देखिए दोनों क्या लग रहे हैं आपको, एफर्स्ट एस की तरह लग रहे हैं। तो आपको पहचानना है कि भाई क्या ये हमारे पास रेज्ड कॉमा होगा या फिर ये रेज्ड कॉमा होगा। मैंने आपसे बोला है कि भाई आपको एग्जाम्पल की सेंस चेक करनी पड़ेगी भी। वो कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, मोहन्स बुक्स वर ऑन द टेबल, मोहन की किताब, ठीक है ना। क्योंकि एफर्स्ट एस का मतलब क्या होता है, जहाँ सेंस आपको का, के या की आए। अब यहाँ आपको किसकी सेंस आ रही है, आप बोलोगे का, के, की सेंस आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, रेज्ड कॉमा नहीं है, आप बोलोगे क्या है, एफर्स्ट एस है। क्लियर, इस तरीके से आपको पहचानना है। लेकिन मैंने जो सेकंड एग्जांपल लिखा है, अब इसको देखिए भी। मैंने लिखा इट्स माय ड्यूटी टू हेल्प देम, यह मेरी ड्यूटी है कि मैं उनकी सहायता करूं। कहीं भी आपको ऐसा कुछ सेंस आ रही है भी का, की, के नहीं आ रही है ना, तब आप इसको क्या बोलोगे, ये हमारे पास रेज्ड कॉमा है भी। क्या है, रेज्ड कॉमा। अब देखिए हम समझते हैं इस रेज्ड कॉमे का मीनिंग क्या होता है। यानी आपने ये चीज़ कहीं जगह देखी होगी लिखी हुई, यानी इट के साथ मोस्टली इसका यूज़ कर देते हैं। अब जो ये इट के साथ एफर्स्ट सॉरी मैं एफर्स्ट एस बोल रहा हूँ, रेज्ड कोमा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इट इज भी हो सकता है भाई, वो सेंस चेक करनी पड़ेगी। इसका मतलब इट वाज भी हो सकता है रेज्ड कोमे का, और इसका मतलब क्या हो सकता है आपका, इट हैज़ भी हो सकता है भी। वो आपको सेंस देखनी है कि भाई वहाँ पास्ट की सेंस है तो आप बोलोगे इट वाज है, प्रेजेंट की सेंस है इट इज़ है। यदि आपको सेंस आए कि भाई काम हो चुका है तो आप बोलोगे इट हैज़ होगा भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी सेंस को ध्यान से समझना है और पहचानना है कि भी कहाँ हम एफर्स्ट एस का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम रेज्ड कोमे का यूज़ करते हैं भी। अभी इसी में मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ भी। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मैडम लिखा, और आपको इस चीज़ को शॉर्ट में बोलना है, तो शॉर्ट में बहुत से क्या बोल देते हैं, मैडम को मैम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मैम बोलते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होता है, कभी भी मैम नहीं होता, ठीक है ना। यदि मैम लिखना आपको तो इस तरीके से रेज्ड कोमा देके ऐसे लिखना है भी, यानी ये रेज्ड कोमा जरूर आएगा।
तो आपको आइंदा कभी भी लिखना पड़े मैम कैसे लिखोगे, एम ए रेज्ड कोमा दे के ए एम, मैम। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि आपने कभी क्वेश्चन टैग किए हो भाई अपनी एकेडमिक क्लासेस में, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं भी, आप बोलोगे रेज्ड कोमे का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा हैज़ नोट, मैंने यहाँ लिखा हैव नोट। और जब आप क्वेश्चन टैग पढ़ोगे जो मैं आपको करवाऊंगा भी, ठीक है ना, जब भी मतलब हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, तो हम इनके बारे में सीखेंगे कि भाई क्वेश्चन टैग में हम रेज्ड कोमे का यूज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए भाई, यहाँ क्या है, हैज़ नोट है। अब इसको शॉर्ट में आप कैसे लिखोगे, हैज़, इस तरीके से रेज्ड कोमा दे के टी लगा दोगे, जिसका मतलब क्या होता है, हजंट। ऐसे ही आप क्या है भाई, शॉर्ट करना है इसको, तो शॉर्ट कैसे करोगे, आप बोलोगे इसमें हम रेज्ड कोमा लगा देंगे, जिसका मतलब क्या होगा, हैवेंट होगा भी। क्या होगा, हैवेंट होगा। तो इन शॉर्ट इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा कि भाई हम कैसे एपोस्ट्रोफ एस पहचान सकते हैं, कहाँ हम रेज्ड कोमा पहचान सकते हैं। रेज्ड कोमे का मीनिंग क्या हो सकता है, इट इज भी हो सकता है, इट वाज भी हो सकता है, और इट हैज़ भी हो सकता है। इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ समझा दिए भी। जब लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस आपको काम क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे हैं अभी, ठीक है ना, इसको थोड़ा मत मानिएगा, क्योंकि हम यहाँ लो से पूरा हाई लेवल तक का डिस्कस कर रहे हैं अभी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा नाउन, आप ऑटोमेटिक बोलोगे कि भाई हमारा एग्जाम से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, ठीक है ना। और जैसे प्रैक्टिस करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस हो ज़्यादा हाई होगा। अब चलते हैं भाई नाउन के अंदर अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है अभी, इनको इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, मोहन एफ ऑफ एस एंड सोहन एफ ऑफ एस वाइफ हैव कम, वाइफ हैव कम। सबसे पहले तो जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसमें मुझको एरर बताइए भी, जिस किसी को पता है अपने माइंड में सेट कीजिए या फिर अपने आंसर का कमेंट कीजिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले इस सेंटेंस को आप सभी ध्यान से रीड कीजिए और इसमें मुझको क्या बताइए, एरर बताइए भी, कहाँ पे इसमें एरर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए भी मैंने क्या लिखा, मोहन्स एंड सोहन्स वाइफ हैव कम। अब यहाँ वाइफ क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, मोहन की और सोहन की पत्नी आ रही है अभी। क्या है अभी, मोहन और सोहन की पत्नी आ रही है। यहाँ पत्नी का मतलब क्या है, ये जो पत्नी है इस मोहन की भी है और सोहन की भी है। क्या कभी एक दो पर्सन की एक पत्नी हो सकती है, आप बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ वाइफ नहीं आएगा, वाइफ का प्लूरल आएगा। और वाइफ का प्लूरल क्या होता है, आप बोलोगे वाइफ्स आएगा। क्या रहेगा, वाइफ्स। इसका मतलब वो है मोहन और सोहन की पत्नियां क्या है, आ चुकी है भी। क्या बनेगा, मोहन और सोहन की पत्नियां आ चुकी है, ये आपको सिंगुलर नहीं करना है। लेकिन क्या है भाई, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एग्जाम में आपसे कुछ अलग भी करवा सकता है। अलग का मतलब ये होगा, आपसे यही एग्जाम्पल लिख दिया मान लिया एग्जाम में, और बोलेगा कि भाई इस एग्जाम्पल की सेंस भी चेंज नहीं होनी चाहिए, और इसी के आपको क्या बनाना है भाई, समान एक और एग्जाम्पल बनाना है भाई। या ऑप्शन में देख सकता है कि भाई इसी के समान, ठीक है ना, इसी से मिलता जुलता यानी बिल्कुल सेम सेकंड एग्जाम्पल क्या बन सकता है। अब देखिए वो मैं समझाता हूँ आपको। यदि आपको इसी के समान यानी इसी के सेम सेकंड एग्जाम्पल बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ मोहन और यहाँ आप दोगे सीरियल कोमा। कौन सा कोमा देना है आपको, इसका मतलब होता है सीरियल कोमा। मैं लिखवा भी देता हूँ आपको, सीरियल कोमा। और यहाँ लिखा मैंने सोहन्स एफ स्टॉप एस देके वाइफ हैव कम। क्या लिख दिया मैंने, हैव कम। अब सबसे पहले मुझको बताइए क्या इसके अंदर कोई एरर है, तो सबसे पहले तो आपको बोलना है इसमें कोई एरर नहीं है भी। क्या नहीं है, एरर नहीं है। तो जब भी मैं यहाँ पे सीरियल कोमा लगाता हूँ भाई, ठीक है ना, तो इसका एपोस्ट्रोफ एस हट जाएगा, लेकिन सेकंड पर्सन का एपोस्ट्रोफ एस नहीं हटेगा। पहली बात तो आपको इसमें ये समझनी है। सेकंडली यहाँ आपकी बार आपको वाइब्स नहीं करना, यहाँ पे वाइब का वाइब ही रहेगा भी, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल का जो मीनिंग होगा और इस एग्जाम्पल के जो मीनिंग है वो दोनों के दोनों आपस में समान है। तो यानी कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसी के सेम सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप बोलोगे मोहन सीरियल कोमा देके सोहन्स वाइफ हैव कम, तो अपना इसी के समान सेकंड एग्जाम्पल भी बना सकते हो। अब चलते हैं भाई नाउन में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका, ये रहेगा ऑफ प्रीपोजिशन से रिलेटेड।
क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आप बोलोगे एपोस्ट्रोफ एस के बारे में हम डीपली पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफ एस के समान ही है क्या है हमारे पास, ऑफ प्रेपोजिशन है। अब हमको पढ़ना है इसके बारे में। अब मैं बात करूँ कि भाई ये ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो आपको इसमें एक नॉर्मल सी बात याद रखनी है, नॉन लिविंग थिंग के साथ। किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं बात करूँ कि भी ऑफ का मीनिंग होता क्या है, तो याद रखिएगा ऑफ का मीनिंग का भी हो सकता है, के भी हो सकता है और की भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, नॉन लिविंग के साथ, और क्या है सेकंड नंबर पे का, के, की के साथ। एक बात और जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखी है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, यदि नॉन लिविंग थिंग का पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए यानी मानवीयकरण कर दिया जाए, तो उस केस में आप नॉन लिविंग होने के बावजूद भी वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हो भी। ठीक है, बट जब नॉर्मल बात होती है तो नॉन लिविंग के थिंग के साथ हम किसका यूज करते हैं, ऑफ परिपोषण का यूज करते हैं। और इसका मीनिंग मैंने क्या लिखवाया आपको, जहां आपको का, के या की सेंस आए। अभी देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड। यहाँ लिखा मैंने टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड, ये मैंने लिख दिया एक एग्जाम्पल। अब जैसे कि मैंने आपसे कॉन्सेप्ट मतलब अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, कॉन्सेप्ट क्या था मेरे पास, ऑफ प्रीपोजिशन से रिलेटेड। सबसे पहले मुझको बताइए टेबल क्या है, आप बोलोगे टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है। दूसरा आपको चेक करना है कहीं इस नॉन लिविंग थिंग का पर्सोनिफिकेशन तो नहीं किया गया, भाई मानवीकरण किया गया हो। आप बोलोगे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। जब बिल्कुल नॉर्मल है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हमको किसका यूज़ करना था, आप बोलोगे ऑफ का यूज़ करेंगे, न कि एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे। तो ये करेक्शन क्या रहेगी इसकी, तो देखिए याद रखना, जो करेक्शन बनानी है आपको इस तरीके से, इसको आप ऐसे बनाओगे, दी लेग्स ऑफ दिस टेबल। क्या लिखोगे, दी लेग्स ऑफ दिस टेबल हैव बीन पेंटेड। क्या है, हैव बीन पेंटेड। अब यहाँ देखिए भी, अभी हमने क्या किया, इस नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर दिया। अभी किसका कर दिया, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर दिया। तो कहने का मतलब इसमें हमारा एरर होगा और करेक्शन क्या होगा, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब देखिए इस सेंटेंस में एक तो चीज़ हमको ये पता चल गई भाई, नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ नहीं आता, ऑफ आएगा। सेकंड क्या है, थोड़ी सी और मैं इसमें आपको चीज़ बताता हूँ भाई, मतलब एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसके अंदर, कि भाई यहाँ मैंने एक नए वर्ड का यूज़ किया है अभी, दिस। क्या लिखा है मैंने, दिस टेबल। अब दिस का यूज़ क्यों लगाया है मैंने, यहाँ जो टेबल है आपका इनडायरेक्टली क्या है, आप बोलोगे एक नाउन है, और नाउन से पहले जो भी चीज़ आती है उस नाउन का डिटर्मिनेंट कहलाता है भाई। यानी ये क्या बन गया, इसका डिटर्मिनर बन गया अभी। क्या बन गया, डिटर्मिनर बन गया। और डिटर्मिनर क्या कर देता है, किसी भी नाउन को फिक्स कर देता है। तो यहाँ यही बात बोली गई थी, टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड। तो आपको क्या करना है, किसी भी नाउन को क्या करना है, किसी भी नाउन को फिक्स करना है। कभी आप इसको ऐसा लिख देते, द लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन पेंटेड, तो ये आपका गलत हो जाता। क्योंकि आप किसी चीज़ को स्पेसिफिक करोगे तभी तो उस चीज़ का आप बता पाओगे कि भाई हमने इस चीज़ को पेंट किया है भाई, ठीक है ना, या फिर आपने इस चीज़ के साथ और कुछ किया है। अब यहाँ ये जो दिस है क्या शो कर रहा है, ये दिस शो कर रहा है कि हमने इस स्पेशल टेबल के जो लेग है वो पेंट किए अभी, न कि मैं अदर टेबल की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको ये दिस भी लगाना जरूरी है, क्योंकि ये स्पेसिफाई करेगा किसी भी नाउन को, किसी भी नॉन लिविंग नाउन को भी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाई इसमें हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, ये होगा आपके पास वर्सेज में, कि भाई कहाँ पे हम नाउन एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, नाउन प्लस ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको सोचना है, समझना है कि भाई कौन सा एग्जाम्पल ठीक हो सकता है इसके अंदर। जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, मोहन्स हाउस हैज़ बीन पेंटेड। मैंने क्या लिखा, मोहन्स हाउस, करेक्ट बताना है आपको कौन सा ठीक है, हैज़ बीन पेंटेड। एक तो मैंने ये लिख दिया, सोचिए तब तक मैं सेकंड लिखता हूँ। ये लिखा मैंने, दी हाउस ऑफ
मोहन हैज बीन पेंटेड, हैज बीन पेंटेड। अभी मुझको बताइए कि भाई इसमें कौन सा करेक्ट रहेगा। दो एग्जाम्पल लिख दिए, तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई करेक्ट कौन सा रहेगा। तो याद रखिएगा ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये करेक्ट कैसे है। देखिए मैं पहले करेक्ट बता देता हूँ। यहाँ जो मोहन था एक लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग के साथ हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ द हाउस क्या है, एक नॉन लिविंग है, यहाँ ओप है, तो हम बोल देंगे ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात करें एग्जाम में ये दोनों ही आ जाए भी, तो हम प्रेफरेंस किसको दें। तो याद रखना एग्जाम में यदि आपको ये दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हो तो 100% तो आपका ये ठीक है, ठीक है ना। पहले पे मार्क आपको इसको ये करना है, देन सेकंड पे यदि आपको मार्क करना पड़े तो इस पे करोगे। यदि ऑप्शन में बोथ का ऑप्शन है तो आपको बोथ पे टिक करना है, बोथ नहीं है पहले पे प्रेफरेंस इसको, सेकंड पे इसको देनी है। तो ये था आपका नाउन एपोस्ट्रोफ और नाउन प्लस ऑफ से रिलेटेड रूल भी। अब चलते हैं भाई अपने इसमें नाउन से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसमें आपका, ये रहेगा आपका इस तरीके से, आपको नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस मिलेगा, फिर अगेन नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस मिलेगा, देन इसके बाद फिर क्या दिखेगी आपको, पोजेशन दिखेगी। क्या दिखेगी, पोजेशन दिखेगी। मैंने क्या लिखवाया, नाउन एपोस्ट्रोफ एस दिखेगा, फिर नाउन एपोस्ट्रोफ एस दिखेगा, फिर आपको पोजेशन दिखेगी। तो इस तरीके से कहीं भी ये आपको सीक्वेंस दिखती है, पहली बात तो ये समझना, क्या बोला, कहीं भी इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस दिखती है तो ये बिल्कुल रॉन्ग होती है, बिल्कुल गलत होती है, ठीक है ना। करेक्ट कैसे बनेगी वो मैं आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा आपके सामने, मोहन एपोस्ट्रोफ एस फ्रेंड्स, इसके साथ भी ये एपोस्ट्रोफ एस है, सन इज अ डॉक्टर, सन इज अ डॉक्टर। अभी इस तरीके से लिख के देगा, और आपको क्या करना है, इसकी सेकंड नंबर पे करेक्शन करनी है। करेक्शन में अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो पहली बात तो मैंने क्या समझाया आपको, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस, यहाँ नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस, फिर अगेन नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस, फिर पोजेशन दिखाया गया होगा अभी, ठीक है ना, इस टाइप से। अब यहाँ मैंने क्या बोला, इस टाइप से कोई भी सिक्वेंस दिखती है वो क्या होती है, बिल्कुल रॉन्ग होती है, गलत होती है। तो करेक्शन क्या होगी इसके अंदर, तो मैं अभी आपको करेक्शन कराने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले सेंटेंस में मुझको मैन नाउन बताइए क्या है। तो आप बोलोगे मोहन फ्रेंड सन, यानी कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, मोहन के फ्रेंड के सन की बात कर रहे हैं। जो मैन नाउन है इसके अंदर क्या है आपका, आप बोलोगे सन रहेगा। पहली बात तो आपको ये समझ में आई है, ठीक है ना। यही चीज़ आपको इसमें समझनी है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आएगी तभी आप इसकी करेक्शन कर पाओगे। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सन लिखा, ये आपका मैन नाउन है, और जो नाउन के साथ होता है वो उसका इनडायरेक्टली डिटर्मिनेंट ही कहलाता है। अभी ये जरूरी नहीं कि भाई नाउन डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता, नाउन भी डिटर्मिनेंट हो सकता है, ठीक है। और ये 1 मिनट के लिए हम एक्स्ट्रा में लेके चलते हैं। अब देखिए इसकी करेक्शन आप कैसे करोगे। तो करेक्शन करने के लिए जो मैन नाउन है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, दी सन ऑफ, किसका सन, मोहन के फ्रेंड का भी, किसके फ्रेंड का, मोहन के फ्रेंड का, यानी यहाँ आप लिखोगे मोहन्स फ्रेंड, इसके साथ कोई एपोस्ट्रोफ एस नहीं देना, इज अ डॉक्टर। ये बन गई इसकी बिल्कुल करेक्शन भाई, यानी बिल्कुल करेक्ट बन गया अभी। यानी आप क्या बोलोगे, जो मैन नाउन है उसको सबसे पहले करके लिखोगे, और जिसके रिलेशन में है उसके साथ तो आपका एपोस्ट्रोफ एस रहेगा, लेकिन ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जिसपे मतलब उसका पोजेशन है या अधिकार है, उसके साथ कोई भी एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है। तो इस सेंटेंस की करेक्शन आपको ऐसे करनी है, द सन ऑफ मोहन्स फ्रेंड इज अ डॉक्टर। तो आई होप आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है अभी आपको 3 से 4 अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा, ये मत मान के चलिएगा कि भाई वीडियो बहुत शॉर्ट होती है अभी, ठीक है ना। आपको क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं, ठीक है ना, आराम आराम से बिल्कुल हाई लेवल तक के करा दिए जाएंगे। आपको साथ के साथ इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहना है। जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ CGL लेवल तक के आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, उनको आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कैसे होंगे, यदि आपने अपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नाउन के अंदर ही भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।